गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 3 सितंबर और आज हम चर्चा करेंगे 3 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों राजीव कुमार है, उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पे हुई है और अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देके एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया था और अशोक लवासा है चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त हैं तो जिन्होंने अपने कार्यभार से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता है जो है वियतनाम ने की है। वियतनाम के द्वारा एशियाई पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। तो दोस्तों बात आती है वियतनाम की। तो दोस्तों वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वियतनाम के राष्ट्रपति है डू एन फू त्रोंग। डू एन फू त्रोंग। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है वियतनाम के? गुयेन तन जुंग। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन है? गुयेन तन जुंग। और दोस्तों वियतनाम की राजधानी कहाँ है? दोस्तों वियतनाम की राजधानी है हुनोई। हुनोई है जो वियतनाम की राजधानी है और वियतनाम में वियतनामी भाषा बोली जाती है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई वियतनाम की। और दोस्तों भारत की ओर से इस जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों भारत की ओर से पीयूष गोयल जी द्वारा, जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा भारत की ओर से अध्यक्षता की गई। और दोस्तों पीयूष गोयल है जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो वर्तमान में केंद्र सरकार में है, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस सम्मेलन के बारे में और वियतनाम के बारे में रखनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पेंशन कॉर्नर नामक ऐप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जो पेंशन कॉर्नर नामक ऐप है उसका निर्माण सीआईएसएफ के द्वारा किया गया है। दोस्तों सीआईएसएफ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले बात सीआईएसएफ की हो रही है तो सीआईएसएफ की दोस्तों फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों जो पेंशन कॉर्नर नामक ऐप है ये जो सीआईएसएफ के महानिर्देशक है राजेश रंजन, जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजेश रंजन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राजेश रंजन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों अब बात सीआईएसएफ की हो रही है तो सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और दोस्तों इसके जो स्थापना कब होती है सीआईएसएफ की? सीआईएसएफ की स्थापना होती है 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों आपको सीआईएसएफ के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। अब दोस्तों अब बात करते हैं जो पेंशन कॉर्नर ऐप है इसके बारे में। तो दोस्तों पेंशन कॉर्नर ऐप है ये जितने भी सीआईएसएफ के जो पेंशनधारी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, जो पेंशन है उनको एकत्रित करके उनको अच्छे से सुविधा उपलब्ध करवाना इस ऐप का लक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल डेयरी ने रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष सूची की जो 20 डेयरियां उनमें कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों अमूल डेयरी ने 16वीं रैंक है जो रोबो बैंक शीर्ष जो डेयरियों की सूची जारी की है रोबो बैंक द्वारा, उसमें 16वीं जो है रैंक हासिल की है, यानी 16वीं रैंक है जो अमूल डेयरी ने हासिल की है। अब दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं रोबो बैंक क्या है और ये किस प्रकार की जो शीर्ष जो सूची है जारी की है। तो दोस्तों रोबो बैंक है जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, यानी दोस्तों ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और इसकी सूची में फिनलैंड की जो नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी आपने नाम तो सुना ही होगा, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, नेस्ले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और फ्रांस की जो लेक्टेलिस है उसने द्वितीय स्थान पर जगह बनाई है। और अमूल दोस्तों भारत की पहली कंपनी है जिसने टॉप 20 में जगह बनाई है, यानी आज तक भारत में किसी भी कंपनी ने टॉप 20 में जगह नहीं बनाई है, केवल आज पहली बार अमूल ने इसमें टॉप 20 में जगह बनाई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया? इन किन दो प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप को जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में। तो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, इसके माध्यम से पूरे देश में किसी भी स्थान से आप राशन प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों
इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 2019 से 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र से की गई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। उसके बाद दोस्तों अब तक कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ चुके हैं। और दोस्तों मार्च 2021 तक मार्च 2021 तक इसमें सभी पूरे भारत को कवर करने की योजना लागू की गई है। पहले दोस्तों मार्च 2020 था, मार्च 2020 से बढ़ा के मार्च 2021 कर दिया गया, यानी मार्च 2021 तक सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो जाएंगे। अब दोस्तों जो बात करते हैं, यहाँ पे बात हुई है लद्दाख की, तो लद्दाख के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लद्दाख को 31 अक्टूबर को है जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, परंतु 5 अगस्त जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश में अभी 2 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में है। और दोस्तों उसकी केंद्र जो लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों लेह है जो लद्दाख की राजधानी है, लेह को राजधानी बनाया गया है। और दोस्तों इसमें 2 जिले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर पहले तो देखते हैं लक्षद्वीप की स्थापना कब होती है। तो दोस्तों लक्षद्वीप की स्थापना होती है, एक मिनट दोस्तों, लक्षद्वीप की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। तो लक्षद्वीप की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों इसके प्रशासनिक अधिकारी कौन है? प्रशासनिक अधिकारी हैं दिनेश्वर शर्मा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको लद्दाख और लक्षद्वीप के बारे में याद रखनी है। और दोस्तों लद्दाख के बारे में एक चीज और याद रख लेना, लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर हैं। और दोस्तों लद्दाख का जो हाई कोर्ट लगता है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लगता है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको लद्दाख और लक्षद्वीप के बारे में याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित होगा? तो दोस्तों जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है ये किन 2 देशों के मध्य आयोजित होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और भारत के मध्य ये इंद्रधनुष युद्धाभ्यास शुरू होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंद्रधनुष युद्धाभ्यास के बारे में। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं युद्धाभ्यास क्यों होते हैं। तो दोस्तों युद्धाभ्यास एक दूसरे देश से जो उनके हथियारों की ड्रिलिंग वगैरह सीखने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है 4 व 5 सितंबर को आयोजित होगा। हाल ही में दोस्तों जो कवकाज 2020 था उसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में अभी तुरंत ही इसको इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है उसको शुरू किया गया है। दोस्तों इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है जो दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। तो दोस्तों कहाँ आयोजित होगा ये? बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों किस संस्था ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है क्या। तो दोस्तों डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो उसके अंदर जो किसी देश में व्यापार करने की सुगमता के बारे में बताया जाता है, यानी उस देश में व्यापार करने के कितने आसान तरीके हैं या कितनी सुगमता है या कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है इसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों इस पर रोक लगाने का कारण है जो पिछले 5 सालों से कुछ देशों की जो स्थिति सुधार है रिपोर्ट में उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आया। तो इस वजह से इन्होंने अपने 5 साल के विश्लेषण करने के लिए इस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, और डीसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, यानी 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। दोस्तों इसमें
अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आपको इंडिया से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, यानी उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या संबंध है। और दोस्तों इसका डायरेक्टली और डायरेक्ट इनडायरेक्टली भारत का सीधा सीधा संबंध है। इस रिपोर्ट में भारत 2015 में 142वें स्थान पे था, और आखिरी रिपोर्ट 2019 में पेश की गई। इसकी रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट पे रोक लगा दी, तो 2019 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से इतना ज्यादा फर्क आने के कारण इस का रिपोर्ट का एनालिसिस करने के लिए इस रिपोर्ट पर रोक लगा दिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस का आयोजन किया जाता है, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन है जो नारियल की वस्तुएं होती हैं उनकी प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, और नारियल एक ऐसा फल है जिसका प्रत्येक भाग हमारे उपयोग में आता है, या प्रत्येक हिस्से को हम उपयोग में ले सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज आपको नारियल के बारे में याद रखनी है। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से रोक लगा दी है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने है, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का, उसके ऊपर पंचामृत चढ़ाने से रोक लगा दी है। तो दोस्तों जो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का, उसमें शिवलिंग के शरण होने के हवाला देते हुए या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महाकालेश्वर मंदिर का जो शिवलिंग है उसको क्षति पहुंचने से बचाने के लिए, उसके शरण को रोकने के लिए उस पे पंचामृत को चढ़ाने से रोक लगाई है। दोस्तों जो अब बात उज्जैन की आती है, तो दोस्तों किस महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन। उज्जैन। और दोस्तों जैसे ही उज्जैन की बात आती है तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। और दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे ही जो कुंभ का मेला लगता है वो भी शिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। और कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? हर 12 साल बाद। और ये दोस्तों ये 12 साल बाद ही क्यों होता है? क्योंकि ये बृहस्पति की दिशा पर, बृहस्पति की गति के ऊपर निर्भर करता है, यानी बृहस्पति है जो सूर्य, जो बृहस्पति है उसकी परिक्रमा के कारण इसका आयोजन है जो 12 वर्ष बाद किया जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं शिप्रा नदी की, बात शुरू ही हो गई है। तो दोस्तों शिप्रा नदी इंदौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? इंदौर से निकलती है, और ये एक चंबल की सहायक नदी है। लगभग ये 200 किलोमीटर बहने के बाद चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल की सहायक नदी है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको शिप्रा नदी के बारे में, उज्जैन के बारे में और महाकालेश्वर मंदिर के बारे में याद रखनी है। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों महाकालेश्वर के निर्माता स्वयंभू स्वयंभू नामक एक व्यक्ति थे। स्वयंभू नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों इसका जो जीर्णोद्वार का कार्य है वो मराठा और राजा भोज के द्वारा इसका जीर्णोद्वार करवाया गया था। और एक बात याद रखना दोस्तों, इल्तुतमिश ने जो है महाकालेश्वर मंदिर को जो है तुड़वा दिया था। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एयर स्कैनर ऐप है जो लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लिखने में, टाइपिंग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लेना, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एयर स्कैनर ऐप है जो लॉन्च किया गया है। दोस्तों एयर स्कैनर ऐप है जो जो चाइना का सीएम स्कैनर ऐप था जिसको बैन कर दिया गया है, उसके एज इट इज उसी की तरह काम करने वाला ऐप है, यानी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और दोस्तों बॉम्बे के 2 छात्र हैं, रोहित कुमार और कविन अग्रवाल, जिन्होंने इस ऐप को विकसित किया है। तो दोस्तों इस ऐप को विकसित किसने किया है? कविन अग्रवाल और रोहित कुमार ने इस ऐप को विकसित किया है। और इसका है जो सीएम स्कैनर है, जो चाइनीज ऐप था सीएम स्कैनर, उसी की तरह ये कार्य करेगा, या उसी की है जो तरह लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के ने कुछ समय पहले क्वारंटीन नामक मोबाइल ऐप भी विकसित किया था जो क्वारंटीन से भाग रहे लोगों को ट्रैक करता था। दोस्तों इतनी चीजें आपको एयर स्कैनर ऐप और बॉम्बे आईआईटी के बारे में याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआई जो लीगो वॉइस चैट बोट किसने लॉन्च किया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो है लोगो लीगो वो वॉइस चैट बोट है वो लॉन्च किया गया, यानी लीगो वॉइस चैट बोट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का वॉइस चैटबॉट है। इसके माध्यम से जो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी धारक हैं वो वॉइस चैटबॉट के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है उस कंपनी की। तो दोस्तों इसके सीएमडी कौन है? तो दोस्तों इसके सीएमडी है एन एस कन्नन। तो दोस्तों एन एस कन्नन है जो इसके सीएमडी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको इसके बारे में लीगो चैटबॉट, वॉइस चैटबॉट और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया है। तो दोस्तों कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस पद्मावती है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर एस पद्मावती के बारे में। तो दोस्तों एस पद्मावती हैं, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थी और वो 103 साल की उम्र में उनका जो निधन है वो कोरोना वायरस के कारण या कोविड 19 के कारण हुआ है। दोस्तों इनकी आयु कितनी थी? 103 साल। दोस्तों जो डॉक्टर एस पद्मावती है, एस पद्मावती को गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कार्डियोलॉजी के नाम से कि जो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? एस पद्मावती को जाना जाता है। और दोस्तों एस पद्मावती है, उन्होंने नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की नामक जो संस्था है उसकी भी स्थापना की थी। तो दोस्तों अब लास्ट चीज इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों दिल के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी दिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको कार्डियोलॉजी और डॉक्टर एस पद्मावती के बारे में याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट सीरीज। तो दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं हेमंत खत्री बने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी। तो दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी किसे बनाया गया है? दोस्तों हेमंत खत्री को। करण जौहर ने लिखी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक, यानी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक टाइटल बुक है जो करण जौहर द्वारा लिखी गई है। सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन, यानी 6 महीने इनके कार्य जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सीएफआई 2021 में करेगा पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों का बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं उनके जंगीपुर आवास में संग्रहालय और पुस्तकालय बनाया जाएगा, यानी जो जंगीपुर आवास है उसको संग्रहालय और पुस्तकालय उसके अंदर बनाया जाएगा। मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक दूत जो है नियुक्त किए गए हैं। रूस के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। और दोस्तों आज का लास्ट जो हेडलाइन है, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। तो दोस्तों इतनी चीजें आज आपको सुर्खियों की याद रखनी है और उन क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।